इम्पोर्टेंट एक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। और ये 6 एक्ट से हमने 100+ MCQs जो है वो एक्सट्रैक्ट किए हैं। आप इनको ज़रा फोकस करके समझिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन जो है वो अपने पास रखिए ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट करते जाएं। अगर किसी MCQ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी इसको क्लियर करवा सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताकर जो है उसमें भी आप जो है ठीक करवा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप अगर इस टेस्ट को PDF फॉर्म में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आप मैसेज करके जो है आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसमें हम हर रोज़ एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके उसको बेहतर बनाएं। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट अक्सर सवाल करते हैं कि हम PDF अपना पीरा लॉ के हवाले से तैयारी कहाँ से करें, क्या करें, क्या ये जो MCQs हम कर रहे हैं इनको करने से हमें हमारी प्रॉपर तैयारी होगी या कैसे। जो भी आपके माइंड में सवाल है तो उसका मैं मुख्तसर जवाब देता जाऊँ आप लोगों को कि जहाँ तक ताल्लुक़ है पेपर के MCQs का, तो हम ज़्यादातर MCQs इम्पोर्टेंट जो है वो कंडक्ट करते हैं। दूसरी तरफ आपको बुक रीडिंग पर ध्यान देना चाहिए। जितना भी लॉस, जितना भी एक्ट्स आपके सिलेबस में शामिल है उन एक्ट्स की लाइन टू लाइन जो है वो स्टडी करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कभी भी टेस्ट में जो है वो फेल नहीं हो सकते, आप पक्के पास हो जाएंगे अगर आपने उनको लाइन टू लाइन जो है वो स्टडी किया। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर आ गए कि जी फलां जो है वो वीडियो देखकर या फलां जो है वो वीडियो सुनकर तो आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं और आप ये समझें कि आप सिर्फ इन्हीं लेक्चर्स को देखकर बार बार MCQs रिवाइज करके जो है वो पास हो जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। तो अगर आपने वाकई पास होना है तो इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ये है कि आप वो आर्टिकल, वो बेसिकली एक्ट्स, वो लॉस लाइन टू लाइन पढ़ें। उसके बाद लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद आप हमारे जो टेस्ट हैं PDF फॉर्म में जो अवेलेबल हैं उनको सॉल्व करें। और सॉल्व करने के बाद जो है आप उनकी डिस्कशन सुनें कि हमने किसका कौन सा आंसर दिया है। और किसी आंसर के अंदर अगर आपको लगे कि हेयर इज सम कन्फ्यूजन, तो आप उस कन्फ्यूजन को रेक्टिफाई करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल में जो है वो कमेंट के ज़रिए से भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का जो है एक्यूरेटली और टाइम पे जवाब दें। बाकी अगर आप अपने माइंड से आपको लगे कि इसका ये बनता है और यहाँ पर जो है वो जवाब ये डिस्कस किया गया है, तो फिर इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले कम से कम जाकर आप उस एक्ट में वो पार्टिकुलर सेक्शन पढ़िएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी MCQ जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है वो सेक्शन आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँ। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोविजन फॉर द सक्सेशन टू नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंसीज अंडर द चैप्टर 5A were declared repugnant to the Islam and ceased to have effect by the, यानी बाब 5 के तहत गैर काबिज किरायादारों के जानशीनी से मुतालिक अहकाम इस्लाम के मुनाफी करार देकर कालअदम करार दिए गए थे। ये फैसला किसने किया था? तो याद कीजिएगा ये फैसला जो है वो किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसलिए इसका जवाब जो आएगा वो चार्ली आएगा। जी, इसका जवाब चार्ली आएगा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की शरीयत अपीलेट बेंच ने ये करार दिया था कि बाब 5A के तहत दफा इस्लामी अहकामात के मुनाफी हैं, इसलिए ये मुअस्सिर नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट MCQ बन सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट्स इज ऑर्डिनरली मेड बाय द पेमेंट इन, बेसिकली बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट्स के लिए जो है आम तौर पर मुआवजा किस सूरत में दिया जाता है? तो आम तौर पर जो बेहतरी के लिए मुआवजा है वो किस शक्ल में देना चाहिए? वो मनी की शक्ल में देना चाहिए, रकम की शक्ल में देना चाहिए। ये बेसिकली सेक्शन 73(1) के मुताबिक अगर फ्रीकैन किसी बात पर मुत्तफिक ना हो रहे हो तो बेहतर है कि मुआवजा जो है वो मनी की शक्ल में अदा किया जाए। नेक्स्ट है जी, अ सूट फॉर द अरेरीज ऑफ रेंट इज क्लासिफाइड इन विच ग्रुप अंडर द सेक्शन 77, यानी किराए के बाकी रकम से मुतालिक जो दावा है वो सेक्शन 77 के तहत किस ग्रुप में शामिल किया गया? तो आप याद रखेंगे इसको जो है वो 3rd ग्रुप में शामिल किया गया। सेक्शन 77 के मुताबिक सूट फॉर अरेरीज ऑफ रेंट जो है ये 3रे ग्रुप के अंदर शामिल किया गया। अहम MCQ बन सकता है। द पावर टू विदड्रॉ
and transfer cases from one revenue officer to another is vested in the। एक रेवेन्यू अफसर से दूसरे रेवेन्यू अफसर मुकदमा वापस लेने या मुंतकिल करने का जो अख्तियार है वो किन के पास है? तो याद रखिएगा वो अख्तियार जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू और कलेक्टर के पास है। तो बीटा जवाब आएगा। सेक्शन 79(2) के तहत जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है और कलेक्टर को अख्तियार हासिल है कि वो मुकदमा एक रेवेन्यू अफसर से दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ए रेवेन्यू ऑफिसर कैन समन एनी पर्सन टू। एक रेवेन्यू अफसर जो है वो समन किन को जो है वो मुंतकिल कर सकता है? तो याद रखिएगा कि रेवेन्यू अफसर किस शख्स को तलब कर सकता है ताकि वो जो है हाजिर होकर गवाही दे। इसलिए आएगा रेवेन्यू अफसर उस शख्स को तलब कर सकता है जो हाजिर होकर क्या दे? गवाही दे। हम इसका जवाब लगाएंगे अपीयर एंड गिव एविडेंस अल्फा। अपीयर एंड गिव एविडेंस यानी सेक्शन 89 के मुताबिक रेवेन्यू अफसर अदालत या किसी ऐसे शख्स को तलब कर सकती है जिसकी हाजिरी जो है वो मुकदमे के फैसले के लिए जरूरी हो। नेक्स्ट है जी, ए नोटिस इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर इज सर्व्ड इन द सेम मैनर एज। रेवेन्यू अफसर की तरफ से जारी किया गया नोटिस किसके अंदाज में जो है सर्व किया जाता है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रेवेन्यू अफसर की तरफ से दिया गया नोटिस जो है वो सम्मन की शक्ल में दिया जाता है और ये सेक्शन 91 के मुताबिक नोटिस जो हैं, ऑर्डर्स जो हैं, इनकी तरसील का तरीकाकार जो है वो कैसे होगा? वो सम्मन के जरिए से मुकर्रर किया गया है। नेक्स्ट है जी, ए टेनेंट shall not be imprisoned in the execution of a decree for the arrears of rent during the। यानी यहाँ ये कह रहा है कि किराया की बाकी रकम के लिए जारी करदा जो डिक्री पर अमल दरामद के दौरान किराएदार को कैद नहीं किया जा सकता जब तक जो है कंटिन्यूएशन ऑफ हिज ऑक्यूपेंसी, जब तक उसकी कब्जेदारी जो है वो बरकरार है। तो इसका जवाब आएगा बीटा। अनटिल उसकी जो ऑक्यूपेंसी है अगर रिटेन है, बरकरार है, तो उसको जो है वो किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बात बेसिकली सेक्शन 97 के मुताबिक ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स को उस वक्त तक कैद नहीं किया जा सकता जब तक उसकी कब्जादारी जो है वो बरकरार है या जारी है। इसके बाद है अगर द पावर टू वैलिडेट प्रोसीडिंग हेल्ड बाय द कोर्ट अंडर अ मिस्टेक ऑफ जुरिस्डिक्शन इज वेस्टेड इन द। अगर किसी अदालत ने दायरे अख्तियार से की गलती से कार्रवाई की हो तो ऐसी कार्रवाई को दुरुस्त करने का अख्तियार किसके पास है? तो आप बताएंगे कि ये अख्तियार जो है वो हाई कोर्ट को जाता है। चार्ली जवाब आएगा। बेसिकली सेक्शन 100 के तहत हाई कोर्ट ऐसे मुकदमात की कार्रवाई को दुरुस्त करार दे सकती है अगर वो नेक नियति गुड फेथ से किए और बगैर नुकसान के जो है वो किए गए हों। नेक्स्ट है जी, an assistant collector may exercise his power under this act at any place within the limits of the। असिस्टेंट कलेक्टर अपने अख्तियारात इस एक्ट के तहत कहाँ इस्तेमाल कर सकता है? तो याद रखिएगा उस जिले में जहां का वो क्या है, मुलाजिम है। तो डिस्ट्रिक्ट इन विच ही इज एम्प्लॉयड। ये बेसिकली सेक्शन 101 के मुताबिक असिस्टेंट कलेक्टर अपने जिले की हदूद में ही अख्तियारात क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट है जी, द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज फॉर रेवेन्यू कोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद अप्रूवल ऑफ द। यानी कि यहाँ ये कह रहा है कि रेवेन्यू अदालतों की तातीलात से की फहरिस्त कौन शाया करता है? तो याद रखिएगा ऑलवेज बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेक्शन 102 पार्ट 1 के मुताबिक बोर्ड रेवेन्यू तातीलात जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मंजूरी से शाया करता है। तो बेसिकली जो अहकामात हैं वो बेसिकली हुकूमत देती है और इनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करवाता है। नेक्स्ट है जी, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कन्फर द पावर ऑफ कलेक्टर अंडर दिस एक्ट ऑन। सूबाई हुकूमत कलेक्टर के अख्तियारात इस एक्ट के तहत किसको जो है वो कन्फर कर सकती है? तो याद रखिएगा इसके लिए हुकूमत पे वक्त पाबंद नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो किसी भी शख्स को जो है एनी पर्सन को कलेक्टर के अख्तियारात जो है वो दे सकती है, कन्फर कर सकती है। तो सेक्शन 1051 के मुताबिक
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो किसी भी शख्स को कलेक्टर के अख्तियारात तफवीज़ जो है वो कर सकती है, यानी मुंतकिल कर सकती है। नेक्स्ट है जी, बिफोर कन्फरिंग द पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑन अ जज ऑफ अ सिविल कोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेक मस्ट कंसल्ट द, अगर सूबाई हुकूमत किसी सिविल कोर्ट के जज को रेवेन्यू अफसर के अख्तियारात देना चाहती है तो पहले उससे किससे जो है वो मशवरा करना लाजिम है, तो फिर पहले उसे जो है वो हाई कोर्ट से मशवरा करना लाजिम होगा। ये सेक्शन 105 के अंदर जो है वो बताया गया है कि सेक्शन 105 पार्ट 3 के मुताबिक अगर सूबाई हुकूमत ऐसे तमाम मामलात में हाई कोर्ट से मुशावरत या कंसल्टेशन जो है वो करेगी तो फिर उसको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवा सकती है सिविल कोर्ट तक भी। नेक्स्ट है जी, रूल्स मेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द डैश, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बनाए गए कवायद किसके किसके कंट्रोल के तहत जो है वो होंगे, तो ये भी वही जवाब आएगा, ऑलवेज बी द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये सूबाई हुकूमत के तहत जो है वो बनाए जाते हैं। सेक्शन 106 पार्ट 3 के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कवायद जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल के ताबे होते हैं। नेक्स्ट है जी, फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल कल्टीवेशन लिमिट कल्टीवेशन थ्रू द हायर्ड लेबरर इज ट्रीटेड एज, यानी कि जाती काश्त पर्सनल कल्टीवेशन की हद के तयन के लिए अगर काश्त मजदूर के जरिए की जाए तो उसे किसकी काश्त समझा जाएगा, तो याद रखिएगा इसको पर्सनल कल्टीवेशन बाय ऑनर यानी मालिक की जाती काश्त जो है वो समझा जाएगा। चार्ली जवाब आएगा। सेक्शन 115 की वजाहत के मुताबिक जो है पर्सनल कल्टीवेशन में वो काश्त भी शामिल है जो मालिक क्या करता है, अपनी लेबर के जरिए से करवाता है। नेक्स्ट है जी, हु इज द एक्स ऑफिशियो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल अंडर द पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट 2024। पंजाब प्राइस कंट्रोल के तहत जो एक्स ऑफिशियो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है वो कौन होता है, तो याद रखिएगा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कमर्स इन्वेस्टमेंट स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये सारे इसमें आते हैं। याद रखिएगा सेक्शन 5 पार्ट 1 के मुताबिक सेक्रेटरी है जो इंडस्ट्रीज का, कॉमर्स का, इन्वेस्टमेंट का, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वो सूबाई सतह पर जो है वो कंट्रोलर जनरल के फराइज सरंजाम दे सकता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेनिंग एन ऑर्डर अंडर द पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट, यानी कि पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी जो है, कॉन्ट्रावेंशन जो है पर ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी है, तो याद रखिएगा आमतौर पर 3 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकती हैं। इसलिए इसका जवाब बीटा आएगा 3 ईयर इम्प्रेजनमेंट और फाइन ऑफ RS 5 लाख, या फिर इसका जवाब बोथ भी आ सकता है। सेक्शन 10 पार्ट 1 के मुताबिक जो शख्स हुक्म की खिलाफ वर्जी करे उसे 3 साल तक कैद, 5 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों सजाएं जो है वो दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है जी, हु एक्ट्स एज अ कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिलाई सतह पर कीमतों और अशिया सर्फ के कंट्रोल यानी कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज के तौर पर कौन काम करता है, तो आप याद रखेंगे बीटा जवाब आएगा, डिप्टी कमिश्नर जो है वो ये काम करता है। तो इसका जवाब क्या आएगा, बीटा आएगा, 17 का बीटा। सेक्शन 2C और सेक्शन 5(3) के मुताबिक जो डिप्टी कमिश्नर है मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट का वो कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज जो है वो होता है। नेक्स्ट है जी, एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज यानी डिप्टी कमिश्नर मस्ट बी फाइल्ड विद इन, कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज के हुक्म के खिलाफ अपीलें कितना दिनों तक जो है वो दायर की जा सकती हैं, तो याद रखिएगा ये 7 वर्किंग डेज तक दायर की जा सकती हैं। सेक्शन 12(1) के मुताबिक डिविजनल कमिश्नर को अपील के सामने जो है वो 7 वर्किंग डेज जो है उनके दायरे कार में उनके टाइम जो है वो की जा सकती है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ग्रांटेड टू द अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 4 ऑफ पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट, यानी मदरजा झेल में से कौन से अख्तियारात पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट के दफा 4 के तहत हुकाम को हासिल नहीं है, तो आप याद रखिएगा जो हमारी प्राइवेट कंपनियों की मलकियत है उसको बराह रास्त जो है वो हासिल करना, यानी डायरेक्टली टेकिंग ओवर द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट कंपनीज, चार्ली।
बेसिकली सेक्शन 4 में रेगुलेशन, कंट्रोल और सीजर के वसी अख्तियारात जो है वो देता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों की मलकियत का दायरा कार जो है वो इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, प्राइस कंट्रोल काउंसिल इज चेयर्ड बाय। प्राइस कंट्रोल काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? तो आप याद रखिएगा, ये मैं अभी भी डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों को, मिनिस्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स एंड डेवलपमेंट, मीन चार्ली जवाब आएगा। नेक्स्ट है जी, which of the following is listed in the schedule of essential commodities। शेड्यूल में दर्ज झेल अशिया जो है इसेंशियल कमोडिटीज में से कौन सी शामिल हैं? तो आप उस वक्त, क्योंकि जब ये पेश किया गया तो कोविड चल रहा था, तो कोविड में सैनिटाइजर जो है वो इसमें शामिल थे, इसलिए इसका जवाब आएगा चार्ली। इंपॉर्टेंट है सैनिटाइजर्स। शेड्यूल एटम के नंबर 31 में सैनिटाइजर को जो है 31 में जरूरी शय के तौर पर दर्ज किया गया था, और अब शायद जो है इसको ना भी रखा जाए, तो मे बी, क्योंकि कोविड तो काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है ना। द पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट है ओवर राइडिंग द इफेक्ट ऑफ। पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट का इतलाक जो है, ओवर राइडिंग इफेक्ट जो है वो किन कवानीन पर होता है? तो आपने बता देना है एनी इनकॉन्सिस्टेंट प्रोविजन इन अदर इंटेक्टमेंट, यानी कि किसी भी दूसरे कानून के की मुतजाद दफात पर जो है वो हो सकता है, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब जो है वो चार्ली आएगा। यानी सेक्शन 22 के मुताबिक इस एक्ट के तहत जारी करदा कोई भी हुक्म जो है, कोई भी ऑर्डर जो है, वो दूसरे इनकॉन्सिस्टेंट मुतजाद कवानीन की इंटेक्टमेंट पर जो है वो क्या रखता है? फोकियत रखता है। नेक्स्ट है जी, द पावर टू अमेंड द शेड्यूल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज रेस्ट विद। जरूरी अशिया के शेड्यूल में तरमीम का अख्तियार जो है वो किसके पास है? तो दिस इज ऑलवेज बी टूवर्ड द प्राइस कंट्रोल काउंसिल, मीन चार्ली ऑप्शन। और ये सेक्शन 21 के मुताबिक प्राइस कंट्रोल काउंसिल को अख्तियार हासिल है कि वो शेड्यूल में तरमीम करके इसे सरकारी गजेट में क्या करे? शाये कर सकती है। नेक्स्ट है जी, एन ऑफिसर ऑफ एथोराइज्ड टू टेक एक्शन अंडर द होर्डिंग एक्ट इज प्राइमरली डिफाइंड एज। यानी होर्डिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का मजाज अफसर जो है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा, वो डिप्टी कमिश्नर या उसी का मुतारिफ किया गया ऑथोराइज्ड ऑफिसर होता है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? चार्ली आएगा। मीन सेक्शन 2F के मुताबिक ऑफिसर से मुराद वो डिप्टी कमिश्नर है जो पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017 के तहत मुकर्रर किए गए हों, या वो अफसर जो इसके जरिए से मजाज करार दिए जाएं, तो वो शामिल है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंक्लूडिंग अ ट्रायल अंडर द एक्ट। यानी इस एक्ट के तहत ट्रायल कितने दिनों में मुकम्मल होना लाजमी है? तो याद रखिएगा, ये बेसिकली 30 डेज में मुकम्मल होना लाजिम है। सेक्शन 8(2) के मुताबिक जो बेसिकली ट्रायल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंक्लूडेड विद इन द 30 डेज, ये वाज़ेह लाइन है, इसलिए हम क्या कहेंगे? 30 डेज इसका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है जी, टू हु मस्ट बी अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन बी फाइल्ड। सजा या फैसले के खिलाफ, कन्विक्शन के खिलाफ अपील जो है वो किसके सामने दायर की जाती है? तो आप बताएंगे जो है द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज ऑफ द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट जो है उसके खिलाफ की जाती है। इसका आंसर जो है वो चार्ली आएगा। सेक्शन 9 पार्ट 1 के मुताबिक सजा के खिलाफ अपील से मुतालिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने 30 दिन के अंदर दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है जी, विच प्रोविजन ग्रांट द ऑफिसर द पावर टू इंटर एंड सर्च एनी परमिसेस विदाउट वारंट। यानी कि कौन सी दफात जो है वो अफसर को बगैर वारंट किसी जगह दाखिल होने और तलाशी लेने का अख्तियार जो है वो देती हैं? तो आप बताएंगे ऑलवेज इन सेक्शन 4। सेक्शन 4 के पार्ट 1 के मुताबिक अफसर को हक हासिल है कि वो बगैर वारंट किसी ऐसी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सके जहां जो है माकूल बुनियाद पर शक हो कि अशिया जो है वो जखीरा की गई हैं, और उसको बशर्त ये है कि इसका तहरीरी जवाब जो है वो जरूर देना पड़ेगा। द पावर ऑफ अमेंड द शेड्यूल आर्टिकल रेस्ट विद एशिया। आर्टिकल के शेड्यूल में तरमीम का अख्तियार किसको हासिल है? तो आप बताएंगे कि तरमीम का अख्तियार जो है वो गवर्नमेंट को हासिल है, और याद रखिएगा यहाँ जो गवर्नमेंट से मुराद है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है।
सेक्शन 17 के मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अख्तियार है कि वो अशिया के शेड्यूल में तरमीम करे और उसे सरकारी गजट में शामिल करे। नेक्स्ट है जी, तो इसका अख्तियार किसके पास हुआ? हुकूमत के पास। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड द एलिमेंट ऑफ होल्डिंग, होल्ड और होल्डिंग। मदरजा झेल में से कौन सा आंसर होल्ड या होल्डिंग की तारीफ में शामिल नहीं है? तो आप बताएंगे इसका जवाब जो है वो चार्ली आएगा। ज्यादा सेलिंग आर्टिकल एट अ प्राइस हायर देन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बेटा चार्ली। क्या मतलब इसका? कि ज्यादा कीमत पर अशिया फरोख्त करना जो है किससे? MRP से, रिटेल प्राइस से जो है वो इसमें शामिल है। सेक्शन 2 के मुताबिक होल्डिंग का मतलब है कि मुकर्रर हद से ज़ायद ज़खीरा करना या फिरोख्त के बगैर जो है वो ज़खीरा रखना या कीमत बढ़ाकर जो है फिरोख्त करना, इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, which section provide the legal immunity to persons acting in good faith under the holding act। होल्डिंग एक्ट के तहत नेक नियति से की गई कार्रवाई पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किस सेक्शन में दिया गया है? तो आप बताएंगे सेक्शन 13 के अंदर दिया गया है। इसका जवाब जो है वो बीटा है। सेक्शन 13 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट के उन्वान से है, जो ये बयान करता है कि नेक नियति से की गई किसी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो नहीं की जा सकती। तो इसका जवाब क्या आएगा? 13। नेक्स्ट है जी 31, विच एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड? पंजाब एक्ट 1912। यानी कौन सा एक्ट जो है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 के तहत मनसूख किया गया है? तो आप बता दीजिएगा। इसका जो करेक्ट जवाब आएगा वो बेसिकली आएगा द गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट 1893 इज हेयर बाय रिपील्ड। तो क्या जवाब आएगा? द गवर्नमेंट टेनेंट पंजाब एक्ट 1893। जी, बीटा जवाब है। सेक्शन 2 के मुताबिक गवर्नमेंट टेनेंट पंजाब एक्ट 1893 जो है इसको रिपील कर दिया गया, यानी 1893 वाला एक्ट जो है वो मनसूख कर दिया गया। नेक्स्ट है जी, which is empowered to grant land in a colony to any person on such conditions as it think fit। यानी सेक्शन 2 के मुताबिक जो गवर्नमेंट अपना किसी कॉलोनी में ज़मीन किसी शख्स को अपनी मर्जी की शराइत पर देने का अख्तियार जो है वो किसके पास है? तो आप बताएंगे कि ये अख्तियार जो है ऑलवेज भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। सेक्शन 10 पार्ट 1 के मुताबिक जमीन देने का अख्तियार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। हाँ, मगर ये हुकूमत की अमूमी मंजूरी से जो है वो मशरूत है। इसलिए हम इसका जवाब बीटा नहीं लगाएंगे बल्कि चार्ली लगाएंगे। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सब्जेक्ट टू द जनरल अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। चार्ली जवाब है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 19 what is the status of a transfer of tenants rights made without the required written consent। यानी सेक्शन 19 के मुताबिक अगर किसी किरायादार ने बगैर तहरीरी इजाजत के अपनी जमीन के हकूक किसी को मुंतकिल किए हों तो उसकी क्या हैसियत जो है वो बाकी रह जाएगी? तो सेक्शन 19 के मुताबिक बगैर तहरीरी इजाजत से की गई मुंतकली जो है, ट्रांसफर जो है वो क्या होगी? वॉइड होगी, कालादम होगी। इसलिए इसका जवाब क्या आएगा? चार्ली आएगा कि उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको वॉइड कर दिया जाएगा, मीन कालादम करार दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी, अंडर द सेक्शन 24 व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी अ कलेक्टर कैन इम्पोज ऑन द टेनेंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ कंडीशंस। सेक्शन 24 के तहत अगर किरायादार शराइत की खिलाफ वर्जी करे तो कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा कितना जुर्माना कर सकता है? तो आप याद रखिएगा, ये अमेंडेंट सेक्शन 24A के मुताबिक कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10,000 रुपीज फाइन कर सकता है। इसलिए इसका जवाब आएगा चार्ली, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ द टेनेंट हैज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अटैच्ड और सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यानी किराएदार के कौन से हकूक अदालत के हुक्म से यानी डिक्री के जरिए से
जब्त, अटैच या फिरोख्त नहीं किए जा सकते। तो आप याद रखेंगे सेक्शन 18 के मुताबिक हुकूमत से हासिल शुदा किसी भी ज़मीन के किराएदार के हकूक या मफादात को किसी हुक्म के तहत जो है वो जब्त या फिरोख्त नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका जवाब आएगा हुकूमत से हासिल शुदा हकूक या मफाद, राइट और इंटरेस्ट विजिटेड इन द टेनेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी इसका जवाब जो है वो चार्ली आएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास the jurisdiction of which court is explicitly barred in the matter that the collector is empowered to dispose of act under this act। यानी कि इस एक्ट के तहत कलेक्टर के अख्तियारात वाले मामलात में किस अदालत का दायरे कार जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो आप बताएंगे सेक्शन 36 के मुताबिक जो सिविल कोर्ट है उनके मामलात में अख्तियारात हासिल नहीं, जिन्हें कलेक्टर इस एक्ट के तहत जो है वो क्या करना चाहता है, निपटाना चाहता है। इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब आएगा वो आएगा सेक्शन 36 के मुताबिक सिविल कोड। तो जवाब आएगा चार्ली यानी कि सिविल कोड। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है हमारे पास विच सेक्शन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द पब्लिक सर्वेंट फॉर द एक्शंस टेकन इन द गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। यानी किस सेक्शन के तहत सरकारी मुलाजमीन को नेक नियति में किए गए कामों पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है, इम्यूनिटी जो है वो हासिल है। तो आप बताएंगे सेक्शन 37 के मुताबिक कोई भी मुकदमा उस सरकारी मुलाजम के खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता जिसने एक्ट नेक नियति से जो है वो नाफिज किया हो। तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा 37, सेक्शन 37 के मुताबिक जो है। नेक्स्ट है जी, विच अथॉरिटी हैज पावर टू विदड्रॉ अ कॉलोनी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। यानी कि किसी कॉलोनी को एक्ट के इतलाक से खारिज करने का जो अख्तियार है वो किसके पास है। तो आप बताएंगे कि किसी कॉलोनी को इस एक्ट से खारिज करने का जो अख्तियार है वो ऑलवेज बी गोज टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कि सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त सरकारी गजेट में इतला देकर किसी कॉलोनी को एक्ट से खारिज जो है वो करा सकती है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि चार्ली। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का प्राइमरी मकसद क्या है। तो याद रखिएगा कि इस एक्ट के प्रीएम्बल में वाज़ेह तौर पर जो है वो लिखा गया है कि ज़मीन की आमदनी है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है और लैंड रेवेन्यू की वसूली के कवानीन जो है वो यहाँ किए गए हैं, वो मुरतब और उनमें तरमीम की गई है। इसलिए यहाँ पर जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द लैंड रेवेन्यू, बीटा जवाब आएगा जी। नेक्स्ट है जी, सेक्शन 4 के मुताबिक डिफॉल्टर जो है वो किसको कहा गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 हु इज कंसिडर्ड एज डिफॉल्टर। तो याद रखिएगा सेक्शन 4 के पार्ट 7 के मुताबिक डिफॉल्टर उस शख्स को कहते हैं जो जमीन का रेवेन्यू बकाया हो या उसकी अदायगी का जो है वो क्या हो, जामिन हो। इसलिए पर्सन लाइबल फॉर एन एरर ऑफ लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग अ श्योरिटी। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, अंडर द सेक्शन 49 हु इज द ऑनर ऑफ ऑल माइंस एंड मिनरल्स। सेक्शन 49 के तहत तमाम जो माइंस और मिनरल्स हैं इनका मालिक जो है वो कौन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 49 के मुताबिक तमाम मादनियात हुकूमत की मलकियत है और वाज़ाहत में बताया गया है कि जोहरी मादनियात या मादनी तेल जो है और कुदरती गैस जो है ये फेडरल गवर्नमेंट की मलकियत है, जबकि बाकी मादनियात जो है ये सूबाई हुकूमत की मलकियत है। इस पर जो है किसी टेनेंट का या लैंड ऑनर का जो है वो कोई हक नहीं है। तो इसका जवाब चार्ली आएगा, द गवर्नमेंट ऑफ फेडरल फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल ऑयल एंड गैस while others are for provincial government। चार्ली जवाब है। नेक्स्ट है जी, which of the following is a process for recovering an arrear of land revenue as per section 80। यानी कि सेक्शन 80 के मुताबिक जमीन के रेवेन्यू के बकाया जात की वसूली का
तरीकाकार क्या है, तो आप याद रखेंगे सेक्शन 80 में वाज़े तौर पर कहा गया है कि बकाया जात की वसूली के लिए मनकूला जायदाद और फसलों की जब्ती और नीलामी जो है उसका एक बाकायदा तरीकाकार जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा डिस्ट्रेस एंड द सेल फॉर द डिफॉल्टर, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स, चार्ली। नेक्स्ट है जी, what is the effect of sale of land for the recovery of arrears on the existing encumbrance as per section 89। सेक्शन 89 के मुताबिक जमीन की फिरोख्त बराए बकाया जात की वसूली का मौजूदा हकूक पर क्या असर पड़ता है, तो आप बताएंगे कि सेक्शन 89(1) के मुताबिक इसकी फिरोख्त जो है वो तमाम साबका हकूक और मुआहदात से क्या होगी, आज़ाद होगी, और ख़रीदार जो है के खिलाफ क्या किया जाएगा, हकूक कालअदम हो जाते हैं। इसलिए इसका जवाब जो है वो क्या आएगा कि तमाम साबका हकूक और मुआहदात से क्या होगी, आज़ाद होगी। फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्ब्रेंसेस, द लैंड इज सोल्ड फ्री फ्रॉम ऑफ ऑल द इनकम्ब्रेंसेस। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 172 व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन मैटर डीलिंग विद द रेवेन्यू ऑफिसर। यानी सेक्शन 172 के मुताबिक रेवेन्यू अफसर के दायरे कार वाले मामलात में जो सिविल कोर्ट्स हैं, जो दीवानी अदालतें हैं, उनका क्या अख्तियार है, तो याद रखिएगा सेक्शन 172 के मुताबिक जो सिविल कोर्ट्स हैं, जो आमतौर पर दीवानी अदालतें हैं, उनको अख्तियारात नहीं है कि वो इन मामलात में क्या करें, मुदाखलत करें, जिनका फैसला हुकूमत, बोर्ड या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कोई रेवेन्यू अफसर इस एक्ट के तहत जो है वो करता हो। इसलिए हम क्या कहेंगे कि सिविल कोर्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सच मैटर्स, चार्ली जवाब। नेक्स्ट है जी, विच बॉडी हैज द जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल रेवेन्यू ऑफिसर एक्सेप्ट इटसेल्फ। यानी तमाम रेवेन्यू अफसरान पर अमूमी निगरानी जो है, सुपरिंटेंडेंस जो है और कंट्रोल का अख्तियार जो है वो किस इदारे के पास है, तो आप बताएंगे सेक्शन 13 पार्ट 2 के मुताबिक ये अख्तियार जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या इसके दीगर जो अफसरान हैं उनकी निगरानी पर जो है कायम किया गया है। इसलिए इसका जवाब चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज सेक्शन 27 स्टेट अबाउट द इंक्वायरीज अंडर दिस एक्ट। यानी कि यहाँ पर यह बता रहा है कि सेक्शन 27 के मुताबिक इस एक्ट के तहत की जाने वाली जो इंक्वायरीज हैं उनकी नोयत क्या होती है, तो आप बताएंगे सेक्शन 27 के मुताबिक हर जो इंक्वायरी है जुडिशियल प्रोसीडिंग है समझा जाता है, और रेवेन्यू अफसर जो है उसको इस मकसद के लिए अदालत तस्वुर किया जाता है। इसलिए कहा गया कि दे आर डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, बीटा आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी, अंडर द सेक्शन 135 हु कैन अप्लाई फॉर द पार्टीशन ऑफ लैंड। सेक्शन 135 के मुताबिक जमीन की तकसीम के लिए दरखास्त कौन दे सकता है, तो आप बताएंगे सेक्शन 35 के मुताबिक 135 के मुताबिक जमीन का कोई भी शरीक मालिक जो है वो अपने हिस्से की तकसीम के लिए क्या कर सकता है, दरखास्त दे सकता है। यानी कि एनी जॉइंट ऑनर ऑफ द लैंड जो है उसको ये हक हासिल है कि वो दरखास्त दे सकता है। इसके बाद है जी, अकॉर्डिंग द सेक्शन 181 व्हाट लीगल प्रोटेक्शन इज अफोर्डेड टू द रेवेन्यू ऑफिसर्स। सेक्शन 181 के मुताबिक रेवेन्यू अफसर को किस किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल होगा, तो आप बताएंगे कि सेक्शन 181 के मुताबिक अगर रेवेन्यू अफसर ने क्या किया हो, नेक नियति से कोई कार्रवाई की हो, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है या प्रोवेंशियल प्रोसिक्यूशन या सूट के नहीं की जा सकती, याद रखिएगा। यानी कि मैं यहाँ यूं बताऊं, जो भी कार्रवाई गुड फेथ में की गई होगी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसका आंसर आएगा चार्ली, नो एक्ट प्रोसीडिंग लाइज फॉर एनीथिंग डन इन द गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द विलेज ऑफिसर सिस अंडर द सेक्शन 37। सेक्शन 37 के तहत विलेज ऑफिसर सिस जो है वो क्या है, तो सेक्शन 37 के मुताबिक
जो हुकूमत ज़मींदारों पर एक सेस आयद करती है ताकि गैर सरकारी गांव के अफसरान को मुआवजा दिया जाए जो ज़मीन के रेवेन्यू का ज़्यादा से ज़्यादा 5% हो सकता है, तो इसका जवाब जो है वो क्या आएगा हमारे पास, हुकूमत की तरफ से लगाया गया टैक्स ताकि गांव के अफसरान को मुआवजा जो है वो दिया जा सके, यानी असिस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिम्यूनरेट द विलेज ऑफिसर्स। चार्ली अपना बीटा जवाब आए। नेक्स्ट है जी, एज पर सेक्शन 161 एन अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल ऑर्डर मेड बाय एन असिस्टेंट कलेक्टर लाइज टू, यानी कि सेक्शन 161 के मुताबिक अगर कोई रिकॉर्ड असिस्टेंट कलेक्टर जारी करे तो उसके खिलाफ अपील जो है वो कहाँ दायर होगी, तो आप याद रखेंगे उसके खिलाफ अपील जो है वो हमेशा कलेक्टर के पास दायर की जाएगी। और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली आएगा कि अपील ऑलवेज बी बाय द डायरेक्टर। नेक्स्ट है जी, who is the ex officio chairperson of the Punjab Enforcement and Regulatory Authority। तो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो किस सतह पर कायम की जाती है, आप बताएंगे ऑलवेज बी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि जिली सतह पर जो है ये आमतौर पर कायम की जाती है। और इसका जो चेयरमैन है वो हमेशा वजीर आला होता है, तो चेयरमैन ऑलवेज बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और याद रखिएगा जो चीफ सेक्रेटरी है वो इसका क्या होता है, नैब चेयरमैन होता है, नोट कर लीजिएगा। तो एट विच एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल अ डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड, तो नाम बता रहा है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये सेक्शन 12 पार्ट 1 के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, जिसका चेयरमैन जो है वो कौन होता है, याद रखिएगा डिप्टी कमिश्नर होता है जी। नेक्स्ट है, व्हाट ऑफिसर इज अपॉइंटेड एट द हियरिंग ऑफिसर is competent to hear representation against actions taken by the enforcement officers। यानी कि हेयरिंग ऑफिसर कौन होता है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की कार्रवाई के खिलाफ नुमाइंदगी सुनता है। तो याद रखिएगा ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पीएमएस का ग्रेड 17 या इसके ऊपर का ऑफिसर होता है। एन ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस ऑफ बेसिक स्केल 17 और अबव। नेक्स्ट है जी, हेयरिंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो कहाँ की जाती है, यानी कि हु टू होम मस्ट बी द पर्सनल अपील इफ दे आर एग्रीव्ड बाय द डिसीजंस ऑफ द हेयरिंग ऑफिसर। तो इसका करेक्ट आएगा कमिश्नर ऑफ द डिवीजन, यानी कि बीटा जवाब, द कमिश्नर ऑफ द कंसर्न्ड डिवीजन जो है मुतलका डिवीजन के कमिश्नर को जो है अपील की जाती है। सेक्शन 52(1) के मुताबिक ये अपील जो है वो 30 दिन के अंदर कमिश्नर के पास की जा सकती है, टाइम भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनुअल ऑडिट ऑफ द अथॉरिटी अकाउंट्स। अथॉरिटी अकाउंट के सालाना ऑडिट की जिम्मेदार जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका जिम्मेदार है, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, चार्ली आएगा। और ये बात सेक्शन 72 के अंदर बताई गई है, नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द जनरल स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज एक्टिंग अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन की हैसियत क्या है। तो जो मुलाजिमीन होंगे वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। पब्लिक सर्वेंट्स जो है उनको अवामी मुलाजिम समझा जाएगा, दे आर डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 75 के मुताबिक तमाम मुलाजिमीन पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अवामी मुलाजिम जो है वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो तस्वर होंगे। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ अथॉरिटी एज लिस्टेड इन द सेक्शन 10, यानी कि दर्ज झेल में से कौन सा अख्तियार जो है वो अथॉरिटी को हासिल नहीं है पावर ऑफ अथॉरिटी सेक्शन 10 के मुताबिक। तो याद रखिएगा वो अख्तियार है जो टू अपॉइंट जज ऑफ द सेशन कोर्ट। तो बाकी सारे के सारे जो है वो अख्तियारात हैं, तो ये वाला अख्तियार जो है वो नहीं है, क्योंकि जजेस की तैनाती जो है वो अदलिया का अख्तियार है, इंतजामिया का नहीं। तो याद रखिएगा टू अपॉइंट जजेस टू द सेशन कोर्ट इज नॉट द अथॉरिटी listed in the section 10 while all other are completely and clearly listed in the section 10. Next है जी, an employee appoint through the initial recruitment must generally remain on probation for a period of, यानी कि
इब्तदाई भर्ती जो है, इनिशियल रिक्रूटमेंट वाले मुलाजमीन की प्रमोशन मुद्दत जो है वो कितनी है? तो याद रखिएगा रेगुलेशन एक्ट 17 अपना सेक्शन 7(1) के मुताबिक जो है प्रोबेशन 1 साल की होती है, जिसे मजीद 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे? 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल बाय 1 मोर ईयर। तो इसका जवाब क्या आएगा? बीटा है। नेक्स्ट है जी, फॉर इनिशियल रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट सर्जेंट BS7 व्हाट इज द मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? तो सर्जेंट BS7 के लिए कम से कम तालीमी काबिलियत जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो आप बताएंगे ऑलवेज बी इंटरमीडिएट। तो तालीमी काबिलियत जो है वो इंटरमीडिएट तक होनी चाहिए। शेड्यूल 2 के मुताबिक कम से कम काबिलियत क्या हो? इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है जी, विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन BS11 एंड अबव? यानी BS11 और इसके ऊपर के ग्रेड में भर्ती कौन सी कमेटी जो है वो करती है? तो आप बताएंगे रिक्रूटमेंट कमेटी 1 जो है वो करती है। इंपॉर्टेंट MCQ है ये बात। बेसिकली सेक्शन 4 पार्ट 1A के मुताबिक जो है, रेगुलेशन के मुताबिक BS11 और इसके ऊपर की भर्तियों की जिम्मेदारी जो है वो कमेटी नंबर 1 पर होती है। नेक्स्ट है जी, द इंटर सीनियरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज इन द सेम ग्रेड इज डिटरमाइंड फर्स्ट बाय। यानी कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि एक ही ग्रेड के मुलाजमीन की सीनियरिटी किस बुनियाद पर जो है वो तय होती है। तो आप याद रखेंगे ग्रेड में बाकायदा तकर्री की तारीख से, यानी डेट ऑफ रेगुलेशन रेगुलर अपॉइंटमेंट्स, डेट ऑफ देयर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स इन अ ग्रेड। तो जवाब क्या आएगा? चार्ली जवाब आएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट रिक्वायर द इनकम्बेंट टू पोस्टेड एज अ हियरिंग ऑफिसर? यानी कि हियरिंग ऑफिसर से मुताल्लिक जो जिम्मेदारियां हैं किस ओहदे के पास होती हैं? तो आप याद रखेंगे चार्ली जवाब आएगा सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। ये जो है इसके पास होती हैं। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं के मुताबिक जो सेक्रेटरी है वो हियरिंग ऑफिसर के साथ करीबी कोऑर्डिनेशन करता है। नेक्स्ट है जी, द पावर टू एग्जेम्प्ट और रिलैक्स एनी प्रोविजन ऑफ दोज रेगुलेशंस लाइज विद। यानी कि रेगुलेशंस में नरमी या इस्तिस्ना देने का अख्तियार जो है वो किसको हासिल है? तो आप बताएंगे ये अख्तियार जो है वो अथॉरिटी को जाता है। अथॉरिटी जो है उसके पास इसका अख्तियार है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर अ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर BS16? तो याद रखिएगा SDEO BS16 की तकर्री के कौन से तरीके जो है वो दुरुस्त नहीं है? तो आप बताएंगे बाय द ट्रांसफर फ्रॉम द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए इसका जवाब जो आएगा कि चार्ली जो है ये इसका आंसर आएगा कि PMS या PS से ट्रांसफर सिर्फ आला ग्रेड के ओहदों के लिए जो है वो होता है। द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर सर्विस फॉर अ पोजीशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस फॉर सर्विस में मदरजा झेल में से क्या शामिल नहीं है? तो आप बताएंगे चार्ली डिटेल्ड डेली वर्क लॉग जो है ये शामिल नहीं है। मीन जो रोजाना का वर्क लॉग है, डेली वर्क लॉग जो है वो इसके अंदर आता नहीं है। सेक्शन 2(1) के मुताबिक, रेगुलेशन के मुताबिक रोजाना का वर्क लॉग जो है वो इसमें काउंट नहीं होगा। विच रेगुलेशन आर सेट्स ऑफ रूल्स इज एडॉप्टेड बाय द अथॉरिटी टू गवर्न एम्प्लॉय कंडक्ट? यानी कि मुलाजमीन के जो कंडक्ट रूल्स के लिए कौन से कवायद जो है वो अपनाए गए हैं? तो आप बताएंगे कि जो बेसिकली शेड्यूल 4 के मुताबिक जो है अथॉरिटी ने कवायद अपनाए हैं, तो उनमें से पाकिस्तान सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1967 जो है इसके मुताबिक। तो इसका आंसर क्या आएगा? अल्फा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887? पंजाब टेनेंसी एक्ट का बुनियादी मकसद जो है टू इमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द टेनेंसी ऑफ द लैंड इन द पंजाब। बीटा जवाब आएगा जी, यानी जमीन की किराएदारी से मुताल्लिक कानून में तरमीम करना जो है वो इसमें शामिल है। और ये इनके जो प्रीएम्बल है इसके मुताबिक ये एक्ट जमीन की किराएदारी से मुताल्लिक
कानून में तरमीम के लिए जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट डज द टर्म रेंट नॉट इंक्लूडेड, यानी रेंट के मफहूम में क्या शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा किसी भी किस्म का जो सिस या मुफ्त खिदमत जो है वो इसमें शामिल नहीं है। विलेज सिस और फ्री पर्सनल सर्विस जो है वो इसका आंसर आएगा, इसीलिए इसका जवाब किस में जाएगा, चार्ली के अंदर। एनी एसेस, विलेज सेस और एनी अदर कंट्रीब्यूशन आर ड्यू। सेक्शन 4 पार्ट 3 के मुताबिक रेंट में या सिस में या मुफ्त खिदमत जो है वो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है जी, अ टेनेंट हु हैज फॉर मोर देन 2 generations and for a period of not less than 20 years being occupancy land paying not rent beyond the land revenue and cesses acquires what। अगर किराएदार 2 नस्लों से जायद कम अज कम 20 साल जमीन पर काबिज है तो सिर्फ जो है लगान अदा करता है, तो उसे क्या हक हासिल है, उसे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो क्या है बेटा, हासिल है। तो इसका आंसर आएगा बीटा, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ये बेसिकली सेक्शन 5(1) के पार्ट ए के मुताबिक ऐसे किराएदार को जो है वो हक के कब्जा हासिल होता है। नेक्स्ट है जी, हाउ कैन अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बीन एक्वायर्ड, कि हक के कब्जा जो है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो किस तरह हासिल किया जाता है। तो आप बताएंगे कि ड्यू दिस आंसर इज बीटा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेसिफाइड इन द एक्ट सच एज कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन फॉर जनरेशंस, यानी कि कानून में दी गई मखसूस बुनियादों पर जो है इसको क्या किया गया है, इसको जो है वो हासिल किया गया है। तो मैं क्या कहूँगा कि सेक्शन 9 के मुताबिक सिर्फ वक्त गुजरने से हक के कब्जा हासिल नहीं होता, बल्कि मखसूस कानूनी बुनियादें जो हैं वो इसके लिए क्या होती हैं, दरकार होती हैं। नेक्स्ट है जी, अंडर विच कंडीशन कैन द रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट पेइंग इन कैश बी इनहेंस्ड, किस सूरत में कब्जादार जो है, किरायादार जो नकद किराया कैश रेंट अदा करता है उसका किराया जो है वो बढ़ाया जाता है। तो आप बताएंगे बेसिकली अगर जमीन का महसूल रेंट रेवेन्यू और सिस जो है मिनाह करने के बाद किराया मखसूस तनासुब से कम हो, यानी इसका जवाब आएगा चार्ली। इफ आफ्टर डिडक्टिंग एंड लैंड रेवेन्यू एंड सिसेस the rent is less than the specified portion of the land revenue। next है जी, what is the key ground for the ejectment of an occupancy tenant, यानी कि जो कब्जादार है किरायादार को बेदखल करने का, इजेक्ट करने की बुनियादी वजह क्या है, उसकी जो बुनियादी सबसे बड़ी वजह होगी द टेनेंट हैज यूज्ड द लैंड इन मैटर विच रेंडर इट अनफिट, यानी कि जो किरायादार है जमीन को इस तरह इस्तेमाल किया कि वो नाकाबिले काश्त बन गई, तो फिर वो उसको क्या कर सकता है, इजेक्टमेंट कर सकता है, उसको निकाल सकता है। और ये बात सेक्शन 39 के अंदर बयान की गई है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, अ टेनेंट हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर द सेक्शन 5 विशेस टू सेल दैट राइट, व्हाट मस्ट ही डू, अगर कब्जादार किरायादार जो है अपना हक के कब्जा बेचना चाहे तो उसे क्या करना होगा। तो याद रखिएगा उसे जो है इसके लिए आम तौर पर ही मस्ट सर्व अ नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू द लैंडलॉर्ड हु देन हैज राइट टू परचेज इट एट वैल्यूएबल फिक्स्ड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि बताने का मकसद ये है कि सेक्शन 53 के मुताबिक किराएदार मालिक को नोटिस देगा और मालिक 1 माह में मुकर्ररा कीमत पर खरीदने का जो है हक क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट है जी, टू होम डज द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी डिवॉल्व अपॉन द डेथ ऑफ द मुस्लिम टेनेंट, मुसलमान किराएदार के मरने के बाद हक के कब्जा जो है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी किसको मुंतकिल होगा। तो आप बताएंगे मुस्लिम शरिया के मुताबिक उनके जो वारिसान हैं उनको जो है ये हक क्या होगा, मुंतकिल होगा, यानी आंसर इसका बीटा आएगा। और ये बात सेक्शन 59 के पार्ट 1 के अंदर बताई गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच कोर्ट हैज प्राइमरी जुरिस्डिक्शन ओवर द सूट्स बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट फॉर द इनहेंसमेंट टू रिडक्शन ऑफ द रेंट, यानी कि मालिक और किराएदार के दरमियान किराया बढ़ाने या घटाने का मुकदमा जो है वो किस अदालत में, किस कोर्ट में सुना जाता है। तो आप बताएंगे रेवेन्यू
कोड के अंदर जो है मीन चार्ली जवाब आएगा। सेक्शन 77(3) के मुताबिक ऐसे मुकदमात जो हैं वो रेवेन्यू कोड में सुने जाते हैं। अगर which of is the consequence of the land who recover assess or village cess from the tenant which is explicitly exclude from the definition of rent। मीन अगर मालिक किराएदार से सेस या विलेज सेस जो है वसूल करे या किराए की तारीफ में शामिल नहीं तो क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका बीटा आंसर आएगा कि ये जुर्म जो है ये ऑफेंस है जिसकी सजा कैद या जुर्माना जो है वो हो सकती है। ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रेजनमेंट और अ फाइन, जो कि ये एक जुर्म है जिसकी सजा कैद या जुर्माने की शक्ल में हो सकती है। मीन बीटा जवाब है। नेक्स्ट है जी सेक्शन 116A के मुताबिक सजा 1 साल कैद या जुर्माना भी हो सकती है। What happened to the tenant right of occupancy if abandons the land without sufficient cause for more than 1 year? अगर कब्जा किराएदार बगैर माकूल वजह के 1 साल से ज्यादा जमीन छोड़ दे तो उसके हक यानी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का क्या होगा? तो आप याद रखेंगे वो जो है वो एक्सटिंक्शन हो जाएगी, मीन वो जो है खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, और ये बात सेक्शन 38 के अंदर जो है वो बताई गई है कि 1 साल से ज्यादा गैर हाजिरी पर जो हक के कब्जा होगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, ए टेनेंट इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो किराएदार को किस चीज का मुआवजा जो है कंपनसेशन जो है वो दिया जाता है? तो याद रखिएगा कानून के मुताबिक की गई इंप्रूवमेंट्स पर जब उसे बेदखल किया जाए, यानी कि फॉर द इंप्रूवमेंट्स मेड ऑन द टेनेंसी इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट अपॉन द इजेक्टमेंट। तो क्या जवाब आएगा कि चैप्टर 6 में सेक्शन 68 के मुताबिक इजेक्टमेंट पर जो लॉफुल इंप्रूवमेंट्स है उसका क्या मिलता है? मुआवजा मिलेगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर अ सूट बाय द लैंडलॉर्ड फॉर रिकवर ऑफ एररीज ऑफ रेंट। यानी मालिक को किरायादार जो है अपना बकाया वसूल करने के मुकदमे की मुद्दत जो है लिमिटेशन पीरियड क्या है? तो याद रखिएगा 1 ईयर, जिसमें वो क्या करें किराया जो है वो वाजिबुल अदा होता है। तो इसका जवाब आएगा बीटा 1 ईयर फ्रॉम द डे द रेंट बिकम्स ड्यू। तो इसका जवाब क्या आएगा? बीटा। नेक्स्ट है जी, सेक्शन 77 के मुताबिक जो एररेज ऑफ रेंट है 1 साल की मुद्दत जो है वो उनके लिए मुकर्रर की गई है। An entry in record of right that says a landlord must eject a tenant from making an improvement he is entitled to make under the act is। अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है में ऐसा अंदराज हो कि किराएदार को बेहतरी करने पर निकाला जा सकता है तो अंदराज क्या होगा? याद रखिएगा वॉइड होगा टू दैट एक्सटेंट। इसका जवाब क्या आएगा? चार्ली आएगा जी। और ये बात कहाँ लिखी गई है? सेक्शन 109 के मुताबिक ऐसा अंदराज कानून के खिलाफ होने पर जो है इसको कालादम समझा जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ एरिगेटेड लैंड अ पर्सन ऑन मोर देन 100 एकड़ कैन कीप फॉर पर्सनल कल्टीवेशन। यानी कि जो शख्स जो है 100 एकड़ से ज्यादा जमीन रखता हो वो अपनी जाती काश्त के लिए पर्सनल कल्टीवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी आबपाशी जो है जमीन एरिगेटेड लैंड जो है वो रख सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा 50 एकड़ यानी 50%। चार्ली जवाब आएगा। नेक्स्ट है जी, अ पर्सन हु होल्ड लैंड अंडर एन अदर पर्सन एंड इज लाइबल टू पे रेंट इज डिफाइंड एज। जो शख्स किसी दूसरे शख्स की जमीन रखता हो और किराया रेंट जो है अदा करने का पाबंद हो तो वो क्या कहलाता है? वो जो है टेनेंट कहलाता है, किराएदार कहलाता है। आंसर क्या आएगा? बीटा। नेक्स्ट है जी, ए टेनेंट कैन एक्वायर अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर द सेक्शन 5 इफ ही हैज ऑक्युपाइड लैंड फॉर मोर देन 2 जनरेशन एंड फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर्स। तो इसका जवाब क्या आएगा? अगर किराएदार हक कब्जा जो है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी हासिल कर सकता है अगर वो 2 नस्लों से ज्यादा
जमीन पर क्या हो, काबिज हो, और कम से कम जो है कितने साल गुजार चुका हो, तो आप बताएंगे 20 ईयर्स, यानी कि बीटा इसका आंसर आएगा। ये सेक्शन 5(1) के मुताबिक दो नस्लों में कम से कम 20 साल कब्जे से हक हासिल जो है वो होता है। नेक्स्ट है जी, अंडर सेक्शन 12 व्हाट इज द फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रोड्यूस ऑफ अ टेनेंसी। किराएदार हक के कब्जा हासिल कर सकता है अगर दो नस्लों से ज्यादा जमीन पर काबिज हो और कम से कम कितने साल से जो है वो काश्त कर चुका हो, तो मैंने अभी बताया 20 ईयर्स। और सेक्शन 12 के मुताबिक किराएदारी की पैदावार पर पहला हक जो है, फर्स्ट चार्ज जो है वो किस चीज का होता है, तो याद रखिएगा वो द रेंट पेएबल का होता है। सेक्शन 12 पार्ट 1 के मुताबिक किराया जो है वो पैदावार पर क्या होगा, सबसे पहला हक काउंट होगा। नेक्स्ट है जी, अ पर्सन बिकम अ टेनेंट ओनली आफ्टर, के एक शख्स जो है कब किराएदार बनता है, याद रखिएगा अ रिटन ऑर्डर इज पास्ड एंड टेकन पोजीशन विद द कलेक्टर्स परमिशन। तो अल्फा इसका जवाब आएगा, यानी जब तहरीरी हुक्म जारी किया जाए और कलेक्टर की इजाजत से जो है वो कब्जा ले ले, तो तब वो जो है इसका क्या बन जाता है, मालिक बन जाएगा। नेक्स्ट है जी, द ग्रांट ऑफ टेनेंसी इज डीम्ड टू बी अ ट्रांसफर ऑफ लैंड विद इन द मीनिंग ऑफ, किराएदारी का जो दिया जाना जमीन की मुंतकली समझा जाता है किस कानून के तहत, तो आप बताएंगे द क्राउन ग्रांट एक्ट 1895। अल्फा जवाब आएगा, जब हुकूमत किसी शख्स को जमीन किराएदारी के तौर पर देती है तो उसे क्राउन ग्रांट एक्ट 1895 के तहत जमीन की मुंतकली तस्वर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी, ए ट्रांसफर ऑफ टेनेंट राइट्स विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द कमिश्नर इज, कमिश्नर की तहरीरी इजाजत के बगैर किराएदारी के हकूक की मुंतकली क्या हैसियत रखती है, तो मैं आपको पहले भी बताई हूं वो क्या होगी, वो कालदम तस्वर होगी, वो वाइड तस्वर होगी। नेक्स्ट है जी, मैक्सिमम पीरियड फॉर वैलिड सब लीज बाय अ टेनेंट हु हैज एक्वायर्ड अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, यानी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत, मैक्सिमम पीरियड क्या है जिसके लिए हक के कब्जा रखने वाला किराएदार जो है वो जिली लीज दे सकता है, तो आप बताएंगे वो बेसिकली 7 ईयर्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बीटा, यानी कि 7 ईयर्स। नेक्स्ट है जी, और ये सेक्शन 19 के मुताबिक अगर किराएदार के पास कब्जा है तो वो 7 साल तक जो है वो सब लीज दे सकता है। नेक्स्ट है जी, अ विडो सक्सीड टू टेनेंसी अनटिल शी, बेवा जो है किराएदारी में कब तक जानशीन रहती है, तो आप बताएंगे बेवा को जानशीनी उस वक्त तक बरकरार रहती है जब तक वो फौत ना हो या दोबारा शादी ना करे। डाइज आर रीमैरिज, यानी जवाब आएगा 4। नेक्स्ट है बेटा, टेनेंट नॉमिनेट्स अ सक्सेसर फ्रॉम बाय होम, किराएदार अपना जानशीन जो है किस में नामजद कर सकता है, तो आप बताएंगे फ्रॉम द स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स इंक्लूडिंग मदर, सिस्टर, डॉटर, सन्स etc। तो इसका जवाब आएगा डेल्टा, यानी कि एक मखसूस रिश्तेदार की फहरिस्त जो है, जैसे माँ है, बहन है, बेटी वगैरह वगैरह से में से वो जो है इनको मुंतकिल कर सकता है। नेक्स्ट है जी, व्हेन वाज द होल्डिंग एक्ट इंटेक्टेड, तो होल्डिंग एक्ट जो है वो याद रखिएगा वो 11 अगस्त 2022 जो है इसको क्या किया गया, नाफिज किया गया। ये बेसिकली 2020 आना चाहिए, इसको जरा ठीक कर लीजिएगा। ये बेसिकली इसका जवाब क्या आना चाहिए, 11 अगस्त ऑन 2020, यानी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट जो है ये बेसिकली प्रिवेंशन होल्डिंग एक्ट जो है 11 अगस्त 2020 को नाफिज किया गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, ये जरा ठीक कर लीजिएगा, 22 को 20 कन्वर्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, हु इज द डीम्ड अ डिक्लेयर अंडर द दिस लॉ, इस कानून के तहत जो डीलर है वो बेसिकली किसको समझा जाता है, तो आप बताएंगे जो होलसेल मैन्युफैक्चरर है और रिटेलर है दोनों को, इसलिए इसका जवाब आएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है जी, हाउ लॉन्ग अ ट्रायल टेक्स अकॉर्डिंग टू होल्डिंग एक्ट, होल्डिंग एक्ट के तहत मुकदमात ट्रायल की कार्रवाई कितने दिनों में मुकम्मल करना लाजिम है, तो आप बताएंगे विद इन 30 डेज जो है। पंजाब होल्डिंग एक्ट 2020 के मुताबिक मुकदमे का फैसला जो है
वो 30 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हु बिकेम द मनी यूज्ड इन द ऑक्शन इन केस ऑफ एक्यूज्ड डीलर इज इक्वेटेड, यानी अगर मुलजिम जो है डीलर एक्यूज्ड डीलर बरी हो जाए तो नीलामी ऑक्शन की रकम जो है उसका क्या होता है, तो आप बताएंगे कि डीलर को रकम और नफा जो है वो वापस कर दिया जाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, द डीलर रिसीव बैक द मनी एंड एनी प्रॉफिट मेड, अगर उस पर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो भी क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी, हाउ लॉन्ग कैन बी स्पेंट इन जेल ऑन होर्डिंग कन्वेंशन, यानी होर्डिंग के जुर्म में ज्यादा से ज्यादा जो कैद है वो कितना हो सकती है, तो आप बता सकते हैं कि वो बेसिकली 3 years जो है 3 साल तक कैद हो सकती है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द फाइन आर मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ होर्डिंग, कि होर्डिंग पर जुर्माना जो है, फाइन जो है वो कितना है, तो आप बता सकते हैं, चार्ली जवाब आएगा वो सामान की कीमत का 50% जो है, हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ होर्डिंग एटम जो है वो होगा, तो इसीलिए इसका जवाब आएगा फाइन इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ एटम्स होर्डिंग, चार्ली जवाब आएगा। कानून के मुताबिक होर्डिंग पर जुर्माना जो है वो सामान की कीमत का 50% तक हो सकता है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है हमारे पास द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स रूल्स 2025 कंटेन हाउ मेनी टोटल सेक्शंस, तो ये थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन पहले भी थी, तो याद रखिएगा पीरा में कुल 38 सेक्शंस जो हैं वो शामिल हैं, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, चार्ली आएगा, 38 सेक्शंस। पीरा रूल 2025 में कितना शेड्यूल जो है वो शामिल है, तो याद रखिएगा पीरा एक्ट 2025 में टोटल जो है वो 2 शेड्यूल्स हैं, और ये भी बता दूं शेड्यूल 1 वो बेसिकली माली हदूद से मुतालिक है और शेड्यूल 2 जो है वो फॉर्म से मुतालिक है। नेक्स्ट है जी, विच रूल ऑफ पीरा ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर 2025 में डील्स विद द मीटिंग ऑफ बोर्ड, तो बोर्ड की मीटिंग के हवाले से जो है वो रूल 3 है, याद रखेंगे। रूल 3 के मुताबिक जो बोर्ड के इजलास है वो कम से कम 3 माह में एक बार क्या होंगे, लाजमी होंगे। लास्ट है हमारा जी, द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल 2025 कंटेन हाउ मेनी टोटल सेक्शंस, तो आप बताएंगे इनमें जो टोटल सेक्शंस होंगे इनकी तादाद, बल्कि ये वापस रिपीट हो गया है, वो मैंने बताया 38 होगी, 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने 6 इम्पोर्टेंट एक्ट से 100 MCQs जो है वो डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हर एक्ट के MCQs सेपरेट वीडियो में आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर हमारे लेक्चर आपको अच्छे लगे तो इनको लाइक करना जो है वो ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।